हेलो एवरीवन, आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट को हम कैसे पढ़ें। वो टिप्स जो आपको इंडियन एविडेंस को पढ़ने के लिए बहुत ही सहायक हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर एक्ट की। तो हमारे पास जो वेयर एक्ट है वो है यूनिवर्सल्स का इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, और ये डिग्लॉट फॉर्म में है। आप देख सकते हैं इसको, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। तो जब भी आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ें, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इंडियन एविडेंस एक्ट है क्या। एक्चुअली इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो ये 1872 में आया था, और इसकी हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम देखते हैं कि क्रिमिनल मैटर में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी क्राइम जब होता है तो उसकी जो पनिशमेंट है आईपीसी में है, एक सब्सटेंटिव लॉ है, ऐसी ही उसकी प्रोसीजर सीआरपीसी में, तो वो एक प्रोसीजरल लॉ है। ऐसे अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो यह भी एक प्रोसीजरल लॉ है। इसके कुछ सेक्शन हैं जो सब्सटेंटिव भी हैं, लेकिन अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो ये एक प्रोसीजरल लॉ ही है। तो इसमें हम बेसिकली एविडेंस को लेके बात करते हैं कि एविडेंस कैसे कोर्ट में पेश किए जाएंगे, कौन से फैक्ट हैं जो रेलेवेंट फैक्ट होंगे, कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो आप कोर्ट में रख सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लेके आए और कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं। तो एविडेंस एक्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। लगभग हमारे देश में जितने भी कानून हैं उन पे सारे कानूनों पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है। तो जब भी लॉ छात्र जो स्टूडेंट हैं, लॉ के विद्यार्थी हैं, जब भी वो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ें तो बहुत अच्छे से पढ़ें और उसको गहराई से पढ़ें, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट बेसिकली आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आसपास ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, और आप अगर चीज़ों को जोड़ के देखेंगे, आप न्यूज़पेपर में पढ़ें आप सारी चीज़ें, तो आपको इंडियन एविडेंस और अच्छे से समझ में आएगा। और यदि हम बात करें बुक की, तो बुक एक सबसे अच्छी जो हिंदी में स्टूडेंट के लिए जो बेहतर है वो सबसे अच्छी है, डॉक्टर अवतार सिंह की साक्ष्य विधि इंडियन एविडेंस लॉ। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी बुक है अवतार सिंह की। ये लॉ स्टूडेंट के लिए अच्छी है। उसके बाद अगर आप एडवोकेट बन चुके हैं तो आपके लिए जो सबसे, अगर आपने ये अवतार सिंह की पढ़ ली, उसके बाद आपको रतन लाल धीरज लाल की बुक पढ़नी चाहिए। वो बहुत ही अच्छी बुक है फॉर एविडेंस के लिए। वो बेसिकली एडवोकेट्स के लिए है जो गहराई में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो इसको मैं जो इसको बहुत ब्रीफली लिख लेता हूँ ताकि याद करने में हमें बहुत ही आसानी हो। तो सबसे पहले यदि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को दो भागों में बांटा गया है। द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तीन पार्ट्स हैं इसके, पार्ट्स 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 में द रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट, उसके बाद अगर पार्ट 2 की बात करें तो उसमें ऑन प्रूफ, सबूत के विषय में है, सेक्शन 56 से लेके 100 तक। उसके बाद यदि हम बात करें पार्ट 3 की तो उसमें प्रोडक्शन एंड अफेक्ट ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को पेश किया जाना और उसका प्रभाव 101 से 167 में है। उसके बाद यदि पार्ट के बाद हम चैप्टर की बात करें तो इसमें लगभग 11 चैप्टर हैं, और अगर फर्स्ट पार्ट में हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में 2 चैप्टर हैं। पहला है प्रीलिमिनरी में सेक्शन 1 से सेक्शन 4 तक दिया हुआ है। उसके बाद चैप्टर 2 की बात करें तो ऑफ द रिलेवेंस ऑफ फैक्ट, तथ्यों के विषय में, जो कि 5 to 50 में है। तो पार्ट 1 में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। उसके बाद यदि हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में सबूत के विषय के बारे में बताया गया है, ऑन प्रूफ के बारे में बताया गया है। तो अगर इसमें चैप्टर 4 चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 इसमें शामिल हैं। तो अगर चैप्टर 3 की बात करें तो फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, वो
तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है वो जो है वो फैक्ट 56 से लेके सेक्शन 58 के बीच में है। उसके बाद यदि हम बात करें चैप्टर 4 की तो इसमें ऑफ ओरल एविडेंस के बारे में बताया गया है, मौखिक साक्ष्य के विषय में बताया गया है, तो जो कि 59 से सेक्शन 60 के बीच में है। उसके बाद यदि हम बात करें चैप्टर 5 की तो चैप्टर 5 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में पहले ओरल एविडेंस उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जो कि सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 90 क्लॉज 1 तक हैं। उसके बाद हम चैप्टर यदि 6 की बात करें तो चैप्टर 6 ऑफ द एक्सक्लूजेशन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में, तो सेक्शन 90 से लेके 91 से लेके 100 तक इसके विषय में बताया गया है। उसके बाद यदि हम बात करें भाग 3 मतलब पार्ट 3 की जो कहता है साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, तो इसमें लगभग कितने 5 चैप्टर समाहित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 7 की। उसमें लिखा है ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ सबूत के भार के विषय में, तो सेक्शन 101 से लेके सेक्शन 140 ए तक जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है। उसके बाद चैप्टर 80 तो स्टोपल मीन्स बीबंध जो दिया हुआ है 115 से लेके सेक्शन 117 तक में दिया हुआ है। उसके बाद यदि हम चैप्टर 9 की बात करें तो चैप्टर 9 ऑफ विटनेस साक्ष्यों के विषय में बताता है 118 से लेके 134 के बीच में। देन अगर हम चैप्टर 10 की बात करें तो ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में सेक्शन 135 से लेके 166 में बताया गया है। एंड लास्ट जो सेक्शन है वो है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण व आग्रहण के बारे में, जो कि एक ही सेक्शन है और 167 में इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सबसे पहले आप देखें कितने पार्ट हैं। तो इसमें कितने पार्ट हैं 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में फिर हर एक जैसे पहले पार्ट में उन्होंने 2 चैप्टर हैं चैप्टर 1 और 2। उसके बाद सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो 4 चैप्टर हैं यदि हम सेकंड में देखें तो उसमें चार चैप्टर हैं 3, 4, 5 एंड 6। तो इसमें 4 चैप्टर समाहित हो जाती हैं। उसके बाद यदि हम भाग 3 में देखें तो भाग 3 में 5 चैप्टर हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। इस प्रकार टोटल जो हैं चैप्टर 11 इसमें समाहित हैं और टोटल 11 चैप्टर में पूरा एविडेंस एक्ट ख़त्म हो जाता है। तो आप सबसे पहले एक बेसिक क्लियर करें अपने इंडियन एविडेंस एक्ट का कि उसमें आपको सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रिलिमिनरी पढ़ेंगे सेक्शन 1 से लेके 4 तक। उसके बाद आप रिलेवेंट फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इनको सारी चीज़ों को अच्छे से सिस्टमेटिक पढ़ें और लिंक करके पढ़ें एविडेंस को, तभी आपको समझ में आएगा। इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो आपको एविडेंस एक्ट है जो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली लोगों को इंडियन एविडेंस एक्ट जल्दी समझ में नहीं आता है। कारण यही है क्योंकि वो लिंक नहीं करते चीज़ों से और फिर वो इंडियन एविडेंस एक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप जब भी एविडेंस एक्ट को पढ़ें लिंक करें और अच्छे से उसको पढ़ें। दोस्तों लॉ से संबंधित वीडियो में ऐसे ही लॉ स्टूडेंट फॉर जुडिशरी स्टूडेंट के लिए मैं बनाता रहता हूं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और लॉ से संबंधित कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। So thank you very much everybody watching this video and stay connected.